आज की बुक समरी है द बॉडी अ गाइड फॉर ऑक्यूपेंट्स, जिसे लिखा है बिल ब्राइसन ने। आपको शायद लगता होगा कि आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ पता है, मगर आज की ये जो समरी है उसको पढ़ के आपको बहुत हैरानी होने वाली है और आपको पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कितने अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं, अमेजिंग ऑर्गन्स। इसमें हम हार्ट, ब्रेन, लंग्स वगैरह के बारे में डिटेल से जानेंगे। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि नींद की कमी, तरह तरह की बीमारियां और अनहेल्दी आदतें किस तरह हमारी लाइफ पे असर डालती है। देखिए, आपके पास में या फिर मेरे पास में बस एक ही तो बॉडी है और इसीलिए हमें इसकी अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है। ये समरी के जरिए आप अपनी बॉडी को अप्रिसिएट करना, उसका ध्यान रखना सीखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी, द बॉडी। हम अपनी पूरी लाइफ अपने बॉडी के अंदर बिताते हैं, मतलब कि लेकिन आप अपनी बॉडी के बारे में कितना जानते हो ये ज़रा सोचो। क्या आपको पता है कि एक इंसान एक दिन में करीब 14,000 बार पलक झपकाते हैं। जगे हुए घंटों के दौरान आप करीब 1.5 मिनट अपनी आंखें बंद करके रखते हो। जब आप पलक झपकाने के बारे में सोचते हो, उस दौरान ही आपकी बॉडी करीब 5 मिलियन ब्लड सेल बना लेती है। हर सेल पूरी बॉडी में करीब 1,50,000 बार ट्रैवल करती है। बॉडी में हर चीज़ बिल्कुल नीट और एफिशिएंट तरीके से पैक्ड रहती है। हमारे लंग्स इतने बड़े हैं कि एक पूरे का पूरा टेनिस कोर्ट को कवर कर ले। ब्लड वेसल्स को अगर स्ट्रेच कर दिया जाए तो इससे पूरी दुनिया को 2 बार लपेटा जा सकता है। बॉडी के सारे डीएनए को अगर एक के बाद एक रखा जाए तो ये सोलर सिस्टम से भी आगे निकल जाएगा। ये समरी आपको ह्यूमन बॉडी की शेयर कराएगी, जिसमें आप अपने बॉडी के इंपॉर्टेंस ऑर्गन के बारे में जानेंगे, जैसे कि आपका ब्रेन, हार्ट और लंग्स। आप जानेंगे कि स्किन की क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है। आप कई तरह की बीमारियों के बारे में भी जानेंगे कि वो कैसे आप पे असर पड़ता है। हमारी बॉडी में मौजूद 32 ट्रिलियन सेल्स हमें जिंदा रखने के लिए एक साथ मिलकर के काम करते हैं। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोगों को इस बात पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। शायद बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज भी नहीं होगी। हम अपनी बॉडी को अनहेल्दी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम जंक फूड खाते हैं, मन हुआ तो वर्कआउट करते हैं, वरना नहीं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऑर्गन्स हमें पोषण देते ही रहते हैं और सालों साल हमारे बॉडी का ध्यान रखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चमत्कार होते हैं? चलिए इस मीनिंगफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से, स्किन एंड हेयर। आमतौर पर स्किन को हम सिर्फ एक कवर की तरफ देखते हैं जो बॉडी के पार्ट्स को ढकने का काम करते हैं, मगर असल में ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। स्किन की वजह से ही आपको खुशी, दर्द, गर्माहट और ठंडक का एहसास होती है। यह आपको सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाती है। ऑफिशियली स्किन को क्यूटेनियस सिस्टम भी कहा जाता है। इसका वेट आपकी बॉडी साइज के 10 से 15 पाउंड के बीच में होता है। बाकी ऑर्गन से अलग स्किन कभी फेल नहीं होती है, जैसे आपकी किडनी फेलियर, हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक के बारे में सुना होगा, पर स्किन फेलियर के बारे में सुना नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होता कि स्किन गिर गई हो और अंदर से हमारा ऑर्गन्स दिखने लगा हो। स्किन का जो हिस्सा नज़र आता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें सिर्फ डेड सेल्स होते हैं। आपके स्किन का कलर आपके एपिडर्मिस लेयर के सेल से डिसाइड होता है, जो सिर्फ 1 मिलीमीटर मोटी होती है। हर सेकेंड ये डेड सेल गिरती रहती है। हम हर घंटे करीब डेड स्किन के 1 मिलियन छोटे टुकड़े खो देते हैं और हर साल करीब 1 पाउंड स्किन डस्ट बनाते हैं। स्किन को कलर देने में 120 से भी ज़्यादा केमिकल्स यूज होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे मेन है यूमेलानिन, जिसे आमतौर पर मेलानिन कहा जाता है। ये नेचुरल दुनिया में सबसे पुराना और सबसे जाना माना कंपाउंड है। मेलानिन पक्षियों के पंख, मछलियों के सेल्स के अलावा कई और चीज़ों को भी कलर देता है। मेलानिन आपके आसपास के हिसाब से आपकी स्किन का कलर डिसाइड करता है। हमारी बॉडी सनलाइट अब्जॉर्ब करके विटामिन डी बनाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सनलाइट भी स्किन को डैमेज कर सकता है। लाइट स्किन ज़्यादा विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, जबकि डार्क स्किन डैमेज को रेजिस्ट करती है। सेंट्रल अफ्रीकन्स की डार्क स्किन इसीलिए होती है क्योंकि ये लोग कड़ी धूप का सामना करते हैं। वहीं यूरोपियंस की स्किन फेयर इसीलिए होती है क्योंकि उसको कड़ी धूप का सामना नहीं करना पड़ता। स्किन के इनर लेयर यानी कि भीतरी परत, जिसे डर्मिस कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स और बालों की जड़ें होती है। इसमें कई छोटे छोटे एरियाज भी होते हैं जिन्हें ग्लैंड्स बोलते हैं, जो पसीना और सिविन प्रोड्यूस करते हैं। इन दो सब्सटेंस का मिक्सचर आपकी स्किन के ऊपर एक ऑयली लेयर बनाती है। ये स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है और नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को भी मारता है। हम दुनिया को अपनी स्किन के कई रिसेप्टर्स के जरिए सेंस करते हैं। रफिनी कॉर्पुसल्स के जरिए हम गर्मी को सेंस कर पाते हैं। मर्कल सेल्स के जरिए हम उस फोर्स को पहचान पाते हैं जो हमारी बॉडी पर लगाया जाता है। ये रिसेप्टर्स बेहद सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उतने नहीं जितना
पसिनियन कॉर्पोस्कल जो कि 0.00001 मिलीमीटर जितने छोटे वाइब्रेशंस तक को पहचान लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में दो टाइप की स्किन होती है। फर्स्ट स्किन जो हेयर ग्रो नहीं करती जिसे ग्लैब्रस यानी कि रोम रहित स्किन कहते हैं। ये होठों, हथेलियों और पैर के तलुओं में होती है। बाकी पूरी बॉडी बालों से ढकी हुई रहती है। कुछ लोगों में ये बाल दूसरों की तुलना में कम दिखाई देते हैं। सिर्फ मैमल्स ही ऐसे हैं जिनके बॉडी पे बाल पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है गर्माहट देना और सुरक्षा करना। मैमल्स को जब ठंड लगती है तो उनके हर बाल के आसपास के मसल्स टाइट हो जाते हैं। वो खड़े हो जाते हैं, ठंड के खिलाफ एक ढाल जैसे बन लेते हैं। यही मैकेनिज्म इंसानों में भी काम करता है जिसे गूजबम्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना जो बोलते हैं हम। इंसान के बॉडी के कुछ ही हिस्सों में मोटे या घने बाल होते हैं। सिर के बालों का मकसद है ब्रेन को बेहद सर्दी या गर्मी से बचाना। मगर बायोलॉजिस्ट ये समझ नहीं पाए हैं कि शरीर के बाकी हिस्सों जैसे कि आर्म पिट में घने बाल क्यों होते हैं। इसके पीछे शायद ये कारण हो सकता है कि ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को दिखाता है। बॉडी के बाल कई साइकिल से गुजरते हैं, जैसे कि कुछ समय के लिए बढ़ते हैं, फिर उसी लंबाई तक बने रहते हैं, फिर झड़ जाते हैं। फेशियल हेयर यानी कि चेहरे पर जो बाल होते हैं वो आमतौर पर 4 हफ्तों का साइकिल कंप्लीट करते हैं। आर्मपिट के बाल 6 महीने तक उगे रहते हैं। सिर के बाल इसलिए ज़्यादा लंबे होते हैं क्योंकि इनका साइकिल 7 साल में कंप्लीट होता है। इवोल्यूशन के दौरान ह्यूमन बॉडी के कुछ बाल स्वीट ग्लैंड्स में बदल गए थे। ह्यूमन बॉडी में चिंपैंजी के मुकाबले डबल स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ज़्यादातर लोग जानवर हाँफने से ठंडे हो जाते हैं, इसलिए वो लंबे वक्त तक काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंसान मैराथन भी दौड़ लेता है क्योंकि हमारी स्किन पसीना बहा करके हमें गर्म होने से बचाती है। कई लोग सोचते हैं कि पसीना बदबूदार होता है, लेकिन असल में पसीने की कोई स्मेल नहीं होती है। आपकी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं असल में वो बदबू पैदा करते हैं। ये बैक्टीरिया पसीना को खाते हैं और मेथोनिडियल और आइसोग्लेरिक एसिड बनाते हैं। स्किन के हर स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर में करीब 100,000 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और हर इंसान में माइक्रोब्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। स्किन बैक्टीरिया से पूरी तरह छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन है। अपने हाथों से बैक्टीरिया हटाने के लिए आपको साबुन पानी से अपने हाथ पूरे 1 मिनट तक धोने चाहिए। बैक्टीरिया मारने के लिए हैंड सैनिटाइजर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं, लेकिन स्किन के ज़्यादातर माइक्रोब्स नुकसान से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। डेमोडेक्स फोलिक्लोरम हमारे बॉडी का सबसे पुराना माइक्रोस्कोपिक पार्टनर है। ये स्किन के ऊपर पाया जाता है और डेड स्किन को खाता है। नेक्स्ट चैप्टर है द ब्रेन। ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी करीब 200 एक्साबाइट्स है। प्रैक्टिकली इतनी मेमोरी पूरे इंटरनेट को स्टोर करने के लिए काफ़ी है। अपने ब्रेन का एक रेत के दाने जितना हिस्सा लो, इतने छोटे से हिस्से में दुनिया में अब तक की जितनी भी मूवी बनी है वो सब स्टोर कर सकती है। इतने पावरफुल ऑर्गन के लिए ब्रेन बेहद सिंपल सा लगता है। इसमें 80% से ज़्यादा पानी है और बाकी का हिस्सा फैट और प्रोटीन है। हार्ट, लंग्स और इंस्टाइन यानी कि आज सबके सब काम करते हुए हिलते हैं, लेकिन ब्रेन अपनी जगह से हिलता नहीं है। ब्रेन का वेट आपके बॉडी का सिर्फ 2% है। हालांकि ये आपके टोटल एनर्जी जो आप प्रोड्यूस करते हो उसका 20% यूज़ करता है। एक बेबी का ब्रेन उसकी एनर्जी का 65% यूज़ करता है। यही वजह है कि बच्चे इतने ज़्यादा सोते हैं। इतनी एनर्जी यूज़ करने के बावजूद आपका ब्रेन बचपन में पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। यहाँ तक कि टीनएजर्स का ब्रेन भी एडल्ट ब्रेन की तुलना में सिर्फ 80% डेवलप होता है। ब्रेन के कनेक्शन आपके मिड-20 तक पहुँचने से पहले कंप्लीट नहीं होते हैं। ब्रेन में किसी और बॉडी ऑर्गन से ज़्यादा फीचर्स और सेक्शन है, लेकिन इसमें 3 पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। फर्स्ट है सेरेब्रम, जिसका काम है थॉट्स को कंट्रोल करना, एनालिसिस करना और डिसीजन लेना। सेरेब्रम देखने और सुनने की पावर को भी कंट्रोल करता है। ब्रेन का सेकंड मेन सेक्शन होता है सेरेब्रेन। ये सिर के पीछे की तरफ होता है, आपकी गर्दन के टॉप साइड पे। सेरेब्रम ये ब्रेन का 10% हिस्सा बनाता है। इसके बावजूद इसमें 50% से ज़्यादा ब्रेन सेल्स होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि सेरेब्रम मूवमेंट और सेंस ऑफ बैलेंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन के निचले हिस्से में ब्रेन का स्टेम होता है। ये ब्रेन का सबसे पुराना हिस्सा होता है। ये सबसे बेसिक फंक्शन जैसे कि सांस लेना, सोना और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। आमतौर पे जब किसी का ब्रेन स्ट्रोम काम करना बंद कर देता है तो उसे ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ब्रेन के कई और सेक्शन है जो पूरे स्कैल्प में फैले हुए हैं। इन पे आमतौर पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। इन पे तभी ध्यान जाता है जब ये काम करना बंद कर देते हैं। अब जैसे बेसल गैंग्लिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कम्युनिकेशन और मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन हमें इसके इंपॉर्टेंस का सिर्फ तभी एहसास होता है जब इसके फेल होने की वजह से पार्किंसंस की बीमारी होती है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट मिलकर के लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस।
जिसका साइज मूंगफली जितना होता है, पर यह भूख, नींद और सेक्सुअल अराउजल को कंट्रोल करता है। एमिगडाला गहरे इमोशन जैसे कि गुस्से और डर को कंट्रोल करता है। हिपोकैम्पस आपके सारी मेमोरीज को स्टोर और ऑर्गेनाइज करता है। हम चीज़ें कैसे याद रख पाते हैं, इस बारे में बहुत कम जानकारी हमको मालूम है। हम में से ज़्यादातर लोगों को बेकार की चीज़ें जैसे स्पोर्ट्स और फैशन से जुड़ी बातें तो याद रह जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी। इसके बावजूद ब्रेन का कमाल ये है कि सारे ऑब्जर्वेशंस को स्टोर रख करता है। देखने का सिर्फ 10% काम आंखों से होता है। आंखों के सामने रंग और शेप का एक ढेर सा रहता है, पर ब्रेन इन सिग्नल्स को एक मीनिंग देता है। इस प्रोसेस में करीब 0.2 सेकंड का टाइम लगता है। 0.2 सेकंड भले ही छोटा सा टाइम हो, पर यही टाइम आपको कार एक्सीडेंट या फिर किसी और खतरे के दौरान सीरियस रिस्क में डाल सकता है। इसीलिए ब्रेन एक्चुअल में 0.2 सेकंड में फ्यूचर दिखाता है। जो दुनिया अभी आप देख रहे हो ना, वो अभी की नहीं है। आपका ब्रेन 0.2 सेकंड के बाद की दुनिया आपको दिखा रहा है। ब्रेन मेमोरी स्टोर करने के अलावा और भी बहुत कुछ करता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी भी छुपी होती है। आप बेसिकली आपका ब्रेन हो और बाकी के सारे ऑर्गन्स इसका सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है। यानी कि आपके ब्रेन में एक छोटा सा चेंज भी आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल सकता है। 1840 में फिनियास गेज नाम के एक आदमी के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ था। गेज एक रेल रोड वर्कर था। एक दिन गेज एक बड़े पत्थर को उड़ाने के लिए डायनामाइट तैयार कर रहा था, लेकिन अचानक डायनामाइट फट गया और बड़ा मेटल रॉड गेज के ब्रेन में घुस गया। ये बड़ी हैरत की बात थी कि गेज किसी तरीके से बच गया था, लेकिन इस एक्सीडेंट ने गेज की जिंदगी बदल करके रख दी थी। एक्सीडेंट के पहले वो एक शांत और नर्म मिजाज आदमी था, पर एक्सीडेंट के बाद में वो बेहद गुस्सैल और चिड़चिड़ा रहने लगा। वो सबसे बहस करता और लड़ता। इस घटना ने इगाज मोनी जैसे डॉक्टर को इंस्पायर किया, जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के साथ में काम कर चुके थे। स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जिसमें लोग सपने और हकीकत के बीच में फ़र्क समझ नहीं पाते हैं। मोनीज ने अपने पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट किया, ये देखने के लिए कि उनकी हालत में सुधार होता है या नहीं। उन्होंने फ्रंटल लोबोटोमी नाम के सर्जरी के दौरान ब्रेन के कुछ हिस्से निकाल दिए। अक्सर सर्जरी के बाद उनके पेशेंट ज़्यादा मानने वाले और शांत होकर के लौटते थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी हमेशा के लिए बदल जाती थी। इन सब रिस्की एक्सपेरिमेंट के बावजूद मोनीज ने 1949 में नोबेल प्राइज जीता। वाल्टर जैक्सन फ्रीमैन एक अमेरिकन डॉक्टर थे जो मोनीज के काम से बड़े इंस्पायर हुए। उन्होंने देश का दौरा किया और अपनी मर्जी से लोबोटोमी कराने आए लोगों की सर्जरी की। एक टूर के दौरान उन्होंने सिर्फ 13 दिन में 225 लोबोटोमी की। फ्रीमैन का तरीका मोनीज से भी गया गुजरा था, क्योंकि वो एक हथौड़े और आइस पिक से ऑपरेशन करते थे। रोजमेरी कैनेडी फ्रीमैन के सबसे फेमस विक्टिम थे। वो जॉन कैनेडी की बहन थी, जो आगे चल करके यूएसए के प्रेसिडेंट बनी। रोजमेरी बचपन से ही दिमागी रूप से परेशान थी। 23 साल के रोजमेरी को शांत करने, उसे आज्ञाकारी बनाने के लिए उसके पिता उसे फ्रीमैन के पास लेकर के गए। लेकिन लोबोटोमी के बाद में रोजमेरी की पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। उसने हमेशा के लिए बोलने की क्षमता ही खो दी। द हार्ट इन ब्लड। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसे सबसे ज़्यादा गलत तरीके से पेश किया जाता है। हमारा हार्ट वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा वैलेंटाइन के कार्ड पे बना होता है, और ना ही हमारा हार्ट हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसका बस एक ही काम है, धड़कना। हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हुए डेली 1 लाख बार से भी ज़्यादा बार वो धड़कता है। ये हर घंटे तकरीबन 265 लीटर खून पंप करता है। आप जब तक जिएंगे दिल का धड़कना कभी बंद नहीं होगा, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इसका फोर्स हद से ज़्यादा होता है। अगर हार्ट से ब्लड को फ्री छोड़ दिया जाए तो ये हवा में 3 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, और इतने पावरफुल ऑर्गन का वेट सिर्फ आधा केजी होता है। हार्ट का डिजाइन सिंपल है। इसमें 4 पार्ट होते हैं। इसमें जो एंट्री पॉइंट, जिनमें एट्रिया कहा जाता है, और ब्लड के निकलने के लिए 2 एग्जिट होते हैं। ब्लड का 15% पार्ट ब्रेन में जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा डिमांड किडनी की होती है, जो टोटल 20% ब्लड कंज्यूम करता है। हार्ट से जब ब्लड बाहर की तरफ पुश होता है तो इस प्रोसेस को सिस्टोल कहा जाता है, और ब्लड जब वापस हार्ट में भरता है तो इस प्रोसेस को डायस्टोल कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है तो टेस्ट 2 नंबर देता है। इसका एवरेज रीडिंग है 120/80। सिस्टोल फेज में हाई प्रेशर होता है और डायस्टोल फेज में लो प्रेशर होता है। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन होने के बावजूद 1950 से पहले तक हार्ट हेल्थ के बारे में बहुत कम नॉलेज अवेलेबल थी। उन दिनों लोगों को ये गलतफहमी थी कि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब हाई फिटनेस और एनर्जी लेवल है। हार्ट की बीमारी पर तब ध्यान दिया जाने लगा जब यूएस के प्रेसिडेंट एफडी रूजवेल्ट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर है 300/190। कई और जानलेवा बीमारी के कारण हार्ट डिजीज को काफ़ी लंबे समय टाइम तक नज़रअंदाज किया गया। ज़्यादातर लोग वक्त से पहले भी ही डिप्थीरिया, टाइफाइड फीवर जैसे मर जाते थे। हार्ट को समझने के लिए पहले भी रिसर्चर्स काफ़ी मेहनत कर चुके थे, पर ज़्यादातर उनके काम को नोटिस ही नहीं किया गया। अब जैसे वर्नर का एग्जाम्पल लेते हैं। 1929 यानी कि 1929 में उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि क्या हार्ट की सर्जरी की जा सकती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक ट्यूब अपनी बाजू में लगाई और उसे पुश करते हुए हार्ट तक ले गए।
उसके बाद फोर्समैन अपने हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी सेक्शन में एक्सरे कराने गए। उस वक्त किसी ने फोर्समैन के काम पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर कई दशक के बाद में डिकिंसन, रिचर्ड और आंट्रे ने हार्ट सर्जरी के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए फोर्समैन का पता लगाया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और 1956 में उनके काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। मॉडर्न मेडिसिन इतना डेवलप हो चुका है कि लगभग हर तरह के हार्ट डिजीज़ का इलाज आज मुमकिन है। हार्ट सर्जरी में सबसे कमाल की डिस्कवरी 1967 में हुई थी, जब क्रिश्चियन बर्नार्ड नाम के डॉक्टर ने सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, यानी कि एक मरे हुए इंसान की बॉडी से हार्ट को निकाल करके किसी की और की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया था। हार्ट की इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ब्लड को काफ़ी देर यूं ही पड़ा रहने दे तो ये 4 लेयर में अलग हो जाएगा। ये है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में आधा ब्लड होता है, ये 90% पानी होता है जिसमें कुछ और केमिकल्स घुले होते हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं जो आपको बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प करता है। साथ ही इसमें ऐसे कंपाउंड होते हैं जो घाव को भरने में हेल्प करते हैं। टोटल ब्लड वॉल्यूम में 45% रेड ब्लड सेल्स की मात्रा होती है। उनका काम है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, और ये काम हीमोग्लोबिन नाम के एक प्रोटीन की मदद से होती है। हर ब्लड सेल करीब 2,50,000 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरी करते हैं। प्रोटीन ऑक्सीजन को पकड़ता है और ऑर्गन में पहुंचने के बाद में इसे रिलीज करता है। हीमोग्लोबिन की कमजोरी ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर आप सांस के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड लोगे तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दोगे। इसी वजह से लोग इस केस में लोगों की मौत हो जाती है। यूएस में करीब हर साल 450 लोग एक्सीडेंटली CO पॉइजनिंग की वजह से मर जाते हैं। 1900 से पहले तक लोग मुश्किल से ब्लड के बारे में कुछ जानते थे। रिचर्ड लोअर नाम के एक डॉक्टर ने पहली बार सीप यानी कि भेड़ के ब्लड को इंसानों के अंदर ट्रांसप्लांट किया। पहले डॉक्टर्स को ये भी लगता था कि किसी पेशेंट को अगर काट के उनका खून बहने दिया जाए तो इससे इसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगे। इस प्रोसीजर की वजह से अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट की जान चली गई, क्योंकि उनके गले का इन्फेक्शन ठीक करने के लिए डॉक्टर्स ने उनका खून बह जाने दिया था। ब्लड की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग कार्ल लेंस की रिसर्च के साथ में शुरू हुई थी, जब उन्होंने ये पता लगाया कि कुछ खास पेशेंट का ब्लड दूसरों के ब्लड के साथ में रिएक्ट करता है। अपने लैब में अलग अलग ब्लड सैंपल को मिक्स करके लेंस टीलर ने अलग अलग ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए। यहाँ तक कि आज भी हम ब्लड ग्रुप को उस नाम से ही जानते हैं जो लेंस टीलर के सिस्टम के हिसाब से बनाया गया था। नेक्स्ट, द लंग्स एंड ब्रीदिंग। हार्ट की तरह ही हमारे लंग्स भी पूरी जिंदगी नॉन स्टॉप काम करता है। हम तकरीबन रोज 15,000 लीटर हवा लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ लंग्स ही हमारे ब्रीदिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन साइनस कैविटी भी हमारे सांस लेने के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। साइनस कैविटी हमारे स्कल के अंदर एक बड़ी सी जगह होती है, लेकिन ये एकदम खाली नहीं है, क्योंकि यह हड्डियों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। रिसर्चर्स का मानना है कि स्पेस बॉडी में इसलिए है क्योंकि हमको सांस लेने में आसानी हो। जब आपको जुकाम हो जाता है तो सारा म्यूकस साइनस के अंदर जमा हो जाता है। लंग्स और इससे जुड़े सारे ऑर्गन इसे मिलकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम ह्यूमन बॉडी का बेस्ट क्लीनिंग मैकेनिज्म है। दिल्ली जैसे शहर में एक एवरेज इंसान डेली 20 बिलियन फॉरेन पार्टिकल सांस के साथ में अंदर लेता है, जिसमें डस्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल और फंगस आदि शामिल है। ये फॉरेन पार्टिकल हमें बीमार कर सकता है। बड़े बड़े पार्टिकल्स खांसी या छींक के जरिए बाहर निकल जाते हैं और छोटे पार्टिकल सांस की नली की चिपचिपी लाइन में फंस जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के रास्ते में छोटे छोटे बालों से ढके होते हैं जिसे सीलिया कहते हैं। सीलिया इन फॉरेन पार्टिकल को पकड़ करके गले के जरिए पेट में भेज देता है। इस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से बच करके कुछ छोटे छोटे पार्टिकल लंग्स में चले जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद में उनका सामना एल्वियोलर मैक्रोफेनेंस से होता है। वाइट ब्लड सेल होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को खा लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की इतनी लेयर के बावजूद आप अक्सर बीमार पड़ जाते हो। दोनों लंग्स का वेट 1.1 किलोग्राम है। हालांकि ये आपके बॉडी का बड़ा हिस्सा घेरते हैं। इसका टॉप टू ऑलमोस्ट आपके गर्दन तक पहुंचता है और इसका एंड वहां होता है जहां आपके रिब यानी कि पसलियां खत्म होती है। कई लोगों को लगता है कि लंग्स खुद से बढ़ते हैं और सिकुड़ते हैं, लेकिन ये मोशन एक और मसल के सपोर्ट से होता है जो लंग्स के नीचे होता है। डायफ्राम मसल्स लंग्स के नीचे होता है और सांस लेते वक्त ये लंग्स को नीचे की तरफ खींचता है। ये सांस लेने की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। ह्यूमन ब्रेन बाकी जानवरों से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकता है। शायद ये भी फैक्टर है कि हमको किसी भी जानवर के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। हार्ट बीट या डाइजेशन सिस्टम हट करके अगर हम चाहें तो ब्रीदिंग को पूरी तरीके से रोक भी सकते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद हमें अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। आपने शायद नोटिस किया होगा कि सांस रोकने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो है सांस बाहर छोड़ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी हर हाल में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना चाहता है। जैसे फ्रेश ऑक्सीजन लेने की उतनी टेंशन नहीं होती जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की होती है।
सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 23 यानी कि 23 मिनट का है और ये रिकॉर्ड बनाया था एक आदमी ने जो कि प्योर ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद पूल में काफ़ी देर तक पड़ा रहा। आमतौर पे हम काम करते समय मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। ये सील के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है जो 2 घंटे तक सांस रोक सकता है। लंग्स हमारी बॉडी तक बहुत एफिशिएंट तरीके से पैंट होते हैं। लंग्स का एरिया लगभग 93 स्क्वायर मीटर है और इसके अंदर के रास्ते को अगर खोल दिया जाए तो ये लंबाई में करीब 240 किलोमीटर तक होंगे। इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में प्रॉब्लम तो आएगी ही। फिलहाल अस्थमा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ये कैंसर या निमोनिया जितना खतरनाक तो नहीं है, पर अस्थमा के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है और बाकी बीमारियों से हट करके ये आज के डेट में सबसे कॉमन बीमारी भी बन चुकी है। अस्थमा एक कंडीशन का नाम है जहाँ सांस की नली बहुत पतली हो जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे दर्द भी होता है और कई बार तो मौत तक भी हो जाती है। दुनिया भर में करीब 300 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अस्थमा है। ये बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। करीब 15% बच्चे कभी ना कभी इसका शिकार जरूर होते हैं। अस्थमा का अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है। कई लोग मानते हैं कि अस्थमा का सबसे बड़ा कारण पॉल्यूशन है, लेकिन दो पड़ोसी शहर इस थ्योरी को काटते हैं। गुआंगझो एक बेहद पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल शहर है जहाँ अस्थमा का रेट केवल 3% है। वहीं उसके पड़ोसी शहर हांगकांग जहाँ की हवा एकदम साफ है, वहाँ के 15% लोगों को अस्थमा है। कुछ कारणों से अस्थमा वेस्टर्न कंट्रीज में तेजी से फैल रहा है। 1980 से यूएसए में अस्थमा के कारण हॉस्पिटलाइजेशन का रेट 3 गुना बढ़ गया है। ब्रिटेन में ये बच्चों की मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण बन गया। कुछ मौतों का कारण अस्थमा का इलाज करने वाली दवाई जैसे फेनोट्रिल को बताया गया। कई डॉक्टर्स का अब ये मानना है कि अस्थमा लंग्स की बीमारी नहीं है। आप किसी के लंग्स को ऑब्जर्व करके ये नहीं कह सकते कि उसे अस्थमा है या नहीं। ये टीबी से अलग होता है जिसे टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है। कुछ लोगों के साथ में ये दिक्कत होती है जैसे उनके पैरों में ठंडा पानी टच होता है, उन्हें अस्थमा का अटैक आ जाता है। जाहिर सी बात है कि इतनी सी देर में पैर की ठंड लंग्स को तो अफेक्ट नहीं कर सकती। इससे डॉक्टर्स ये नतीजा निकालते हैं कि अस्थमा शायद एक नर्व डिसऑर्डर है। नेक्स्ट चैप्टर है स्लीप। हम अपनी लाइफ का 30% सोने में गुजारते हैं, मगर साइंटिस्ट को इसके पीछे का कारण मालूम नहीं है। हाँ, हमें इतना पता है कि नींद लेने के कई फायदे हैं जो हमारे शरीर को मिलते हैं। नींद हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि कम सोने की वजह से इंसान की मौत तक हो सकती है। हालांकि इसका कारण क्लियर नहीं हुआ है। चूहों पर की गई स्टडीज से पता चला कि जब उनको कम सोने दिया गया तो उनकी बॉडी ये स्ट्रेस झेल नहीं पाई। नींद हमारे लिए मेमोरी स्टोर करने का काम करती है, साथ ही ये हार्मोन्स को बैलेंस करने, इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करती है। जब आप नींद में होते हो तो उस वक्त आपका ब्रेन खुद को हानिकारक केमिकल से साफ करता है। बायोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सब तब होता है जब हम आराम करते हैं या फिर जगे हुए होते हैं। एक छोटी सी मक्खी से लेकर के हाथी तक रोजाना सभी जानवर सोते हैं। हालांकि हर जानवर के सोने के घंटे अलग अलग है। जैसे घोड़े दिन में बस 2 घंटे सोते हैं, जबकि स्लॉथ 20-20 घंटे तक सो सकते हैं। कुछ जानवर जैसे कि डॉल्फिन का ब्रेन का एक हिस्सा एक्टिव रहता है और दूसरा सोता है। दुनिया के पहले ग्रेट स्लीप रिसर्चर का नाम था यूजीन एसिरेस्की। उन्होंने टेस्ट सब्जेक्ट को ब्रेन वेव स्टडी करने वाली मशीन से कनेक्ट करके नींद को स्टडी किया था और पहला पार्टिसिपेंट था यूजिन का 8 साल का बेटा आमन। आमन के सोने के बाद उसके ब्रेन के वेव शांत हो गए और स्टडी रिदम में बहने लगे, लेकिन 1.5 घंटे बाद ही यूजिन के मॉनिटर पर अजीब सारे पैटर्न्स नजर आने लगे जो बता रहे थे कि आमन जागा हुआ है। लेकिन जब वो दौड़ करके रूम में गए तो उनका बेटा गहरी नींद में था, लेकिन आमन की आंखें उसकी पलकों के नीचे तेजी से घूम रही थी। नींद के 4 स्टेज होते हैं। पहला है अनकॉन्शियस होने का प्रोसेस, उसके बाद आप उस फेज में आ जाते हैं जहाँ आप हल्की नींद में चले जाते हो। थर्ड स्टेज में आप गहरी नींद में होते हो। लोग इस फेज में जाकर के जल्दी से उठते नहीं क्योंकि ये गहरी नींद का फेज होता है। यूजिन में फाइनल स्टेज को ऑब्जर्व किया जिसे रैपिड आई मोमेंट यानी कि आरडीएम कहते हैं। आरईएम यानी कि रैम के दौरान आप एक तरीके से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये शायद इसलिए होता है क्योंकि कहीं आप सपने में खुद को चोट ना पहुंचा बैठे। टिपिकली रैम आपके टोटल स्लीपिंग टाइम का 25% होता है। हालांकि ये रेशियो बच्चों में 50% और माँ के पेट में पल रहे बच्चों के 80% तक बच जाता है। बड़ा बड़ा हुआ इससे पता चलता है कि हमारे रैम स्लीप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सोते वक्त आप कितनी बार बेड से नीचे गिरे हो? बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि खासकर इंसान जब बीमार होता है या फिर नशे में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्रेन का कुछ पार्ट हमेशा कॉन्शियस रहता है ताकि आप सोते वक्त बेड से नीचे ना गिरो। इसी थ्योरी के बेसिस पे ये भी एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों बिना अलार्म के भी हमारी नींद एक पर्टिकुलर टाइम पे खुल जाती है। सिर्फ आपके ब्रेन में ही क्लॉक नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी के हर ऑर्गन जैसे कि हार्ट, लीवर और किडनी सबके सब एक टाइम टेबल को फॉलो करते हैं कि हम दोपहर के वक्त सबसे ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, शाम के वक्त हमारा ब्लड प्रेशर हाईएस्ट लेवल पे होता है और हमारी बॉडी के कुछ खास हार्मोन सुबह के वक्त ही ज़्यादा रिलीज होते हैं। ये टाइम टेबल सेल्स के 2 ग्रुप के जरिए कंट्रोल होते हैं जिन्हें सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियाई कहा जाता है।
ये ग्रुप ब्रेन के सेंटर में एक छोटे से हिस्से के साथ में काम करते हैं जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं। मेलाटोनिन लेवल शाम से लेकर के आधी रात तक बढ़ता जाता है, जिससे रिसर्चर्स को ये पता चलता है कि नींद के लिए मेलाटोनिन ज़्यादा जरूरी है। मगर ये एग्जैक्टली हमारे नींद को कैसे अफेक्ट करता है ये अभी तक पता नहीं चल पाया। ये ना सिर्फ दिलों को ट्रैक करता है बल्कि मौसम को भी ट्रैक कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गर्मियों के मौसम में आपके बाल ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी में कई तरह के साइकिल क्रिएट करता है जिन्हें बॉडी का सिकार्डियल रिदम कहते हैं। ये साइकिल हमारे बॉडी में कई चीज़ों को अफेक्ट करता है, जैसे कि सिकार्डियन रिदम की वजह से हमको दवाई एक स्पेसिफिक टाइम पर लेने की सलाह दी जाती है। सीजनल साइकिल का इफेक्ट कई सरप्राइजिंग फील्ड में देखा जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अलग अलग कल्चर में सुसाइड का रेट सबसे ज़्यादा स्प्रिंग के मौसम में देखने को मिलता है। सिकार्डियन रिदम अकेला ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो नींद को कंट्रोल करता है। ऐसा ही एक और मैकेनिज्म है होम्योस्टैटिस, जो आपको ज़्यादा देर तक जगाए रखने के लिए ज़्यादा सुलाता है। होम्योस्टैटिस एडेनोसिन जो ब्रेन में तब कलेक्ट होता है जब आप एक्टिव होते हो। इसीलिए कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती, क्योंकि ये एडेनोसिन के इफेक्ट को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देता है। रोजाना कितने घंटे की नींद जरूरी है ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। आमतौर पे 7 से 9 घंटे की नींद काफ़ी होती है, पर टीनेजर्स की नींद कम होती है क्योंकि आमतौर पे वो देर रात तक जागते हैं और सुबह उन्हें स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। नींद पूरी ना होने के कई गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं। कुछ स्टडीज में टीनेजर के लिए थोड़ा लेट स्कूल स्टार्ट करने के एफर्ट को मॉनिटर किया गया, तो पता चला कि देर से स्कूल स्टार्ट करने से स्टूडेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, जैसे कि उनके टेस्ट रिजल्ट इंप्रूव हुए और डिप्रेशन लेवल भी कम देखा गया। सबसे लंबे समय तक नहीं सोने का रिकॉर्ड है 11 दिन और 24 मिनट, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट रैंडी गार्डनर के नाम से जाना जाता है। इस रिकॉर्ड को पूरा करने के बाद गार्डनर लगातार 14 घंटे तक सोते रहे। हालांकि जवानी में उन पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ा, पर बाद के सालों में उनको इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की बीमारी हो गई। इंसोम्निया एक कंडीशन है जहाँ पे आप थके होने के बावजूद भी सो नहीं पाते हो। करीब 10% से 20% एडल्ट इस बीमारी का शिकार होते हैं। इंसोम्निया की वजह से डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गंभीर इंसोम्निया के केस में लगातार जागते रहने की वजह से थकान के चलते इंसान की मौत तक हो जाती है। डिसीजेस 1485 में ब्रिटेन में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी। अच्छे भले हेल्दी लोग अचानक से सिर दर्द, बदन दर्द और चक्कर आने जैसी शिकायतें करने लगे थे। कई लोग तो एक ही दिन में ज़्यादा पसीना आने, थकावट की वजह से मौत के मुंह में भी चले जाते थे। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो ठीक हो जाते थे और बाद में नॉर्मल लाइफ जीने लगते। इस बीमारी का नाम था स्वेटिंग सिकनेस। इसके बाद पूरे ब्रिटेन में ये बीमारी तेजी से फैलने लगी। इस बीमारी की वजह से हजारों लोग मारे गए और बहुतों की लाइफ पे असर पड़ा। लेकिन फिर तेजी से केस भी घटने लगे और 1551 तक स्वेटिंग सिकनेस ब्रिटेन से पूरी तरीके से गायब हो गया। लेकिन 200 साल बाद ये फ्रांस में फिर से लौट आया, जहाँ ऐसे पकाडी स्वेट्स का नाम दिया गया। कोई नहीं जानता कि स्वेटिंग सिकनेस अचानक फैल जाता है और कैसे गायब भी हो जाता है। और ये कोई अकेला केस नहीं है, हर साल ऐसे कई बीमारियां अचानक से फैलती है, लोगों की जान लेते हैं और फिर अचानक गायब भी हो जाती है। इस लिस्ट में सबसे अजीबोगरीब केस होती है बॉर्न वायरस का। ये वायरस की एक प्रजाति है जो एशिया, अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप में फैली हुई थी। लेकिन 2014 में एक अमेरिकन जॉन सिस्टिस को भी इस वायरस ने अपना शिकार बना लिया था। उन्हें ये इन्फेक्शन एक टिक यानी कि एक तरह के कीड़े के काटने से हुआ था। लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी 11 दिन बाद सिस्टर्स की ऑर्गन फेलियर से मौत हो गई। सिस्टेन कॉन्सास के रहने वाले थे, लेकिन उनके बाद वहाँ किसी को ये बीमारी हुई ही नहीं। लेकिन 2015 में कंसास से 250 किलोमीटर दूर ओक्लाहोमा में एक आदमी फिर से इसी बीमारी का शिकार हुआ। उसके बाद यूएस में 5 ऐसे केस रिपोर्ट हुए और हर केस में पेशेंट की मौत ही हुई है। कोई भी बीमारी 4 फैक्टर्स से बेसिक होकर के जुड़ता है जो गंभीर खतरा बन जाते हैं। पहला है डेडलीनेस, यानी कि लोगों की जान लेने की उसकी कैपेसिटी। सेकेंड होता है आसानी से अपना नया शिकार ढूंढ लेते हैं। थर्ड फैक्टर है बीमारी को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और फोर्थ फैक्टर होता है इसकी वैक्सीन या दवाइयाँ उस बीमारी पर कितनी इफेक्टिव पड़ती है। अब जैसे इबोला का ले लीजिए, इन्फेक्शन के बाद करीब 50% लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। कुछ केस में डेथ रेट 90% भी चला जाता है। इबोला का अभी तक कोई सेफ ट्रीटमेंट नहीं निकला है। हालांकि इबोला के पेशेंट जल्दी मरते हैं। इन्फेक्शन होने के कुछ ही दिनों बाद मरीज इतना कमजोर हो जाता है कि हिल भी नहीं पाता। इसीलिए इबोला वायरस आसानी से फैल जाता है। इसके पिछले प्रकोप ने करीब 11,000 लोगों की जान ली थी। वायरस अगर कम घातक हो तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। 1918 यानी कि 1918 में फ्लू ने करीब 100 मिलियन लोगों को मारा था, लेकिन 97% पेशेंट्स ठीक भी हो गए थे। इस बीमारी से इतने लोग इसलिए मरे थे क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है। ज़्यादातर बीमार लोग बाहर जा कर के और भी लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं।
स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक एक ऐसी बीमारी जो जल्दी फैलती है और इसमें मौत होने का रेट भी ज़्यादा है। एक तरह से बोले तो ये मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी रही है। 1900 में कम से कम 500 मिलियन लोगों की मौत इस एक बीमारी से हुई थी। ये वायरस जिन्हें इन्फेक्ट करता है उसमें से करीब 30% लोग को मार देता है। 1900 खत्म होते होते कई यूरोपियन देशों में स्मॉल पॉक्स का पूरी तरीके से खात्मा हो चुका था, लेकिन 1970 में एक टूरिस्ट जो पाकिस्तान गया था वो वापस इस बीमारी को जर्मनी ले आया। पेशेंट को तुरंत एक हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया था। एक दिन उसने सिगरेट पीने के लिए चुपके से खिड़की खोल दी, बस इतने में ही वायरस को फैलने का मौका मिल गया और हॉस्पिटल के 17 और लोग इसकी चपेट में आ गए। इतना खतरनाक और इन्फेक्शियस होने के बावजूद स्मॉल पॉक्स वायरस की एक कमजोरी है, ये सिर्फ इंसानों को इफेक्ट करता है। इसीलिए अगर किसी देश में स्मॉल पॉक्स का प्रकोप फैलता है तो वो पेशेंट्स को आइसोलेट करके इसे फैलने से रोक सकते हैं। 1980 में स्मॉल पॉक्स का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया गया। आज ये वायरस सिर्फ यूएस और रसिया के लैब में पाया जा सकता है। अगर जानवरों को इन्फेक्ट करने वाले वायरस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा के वायरस को हैंडल करना सबसे मुश्किल हो। इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए हमारे पास कई वैक्सीन है, लेकिन ये वायरस पक्षियों और पिग यानी कि सुअर को भी इन्फेक्ट कर सकता है और हम एक इन्फेक्टेड जंगली पक्षी को रोक नहीं सकते जो हजारों मील उड़ सकता है और इसीलिए हमें हर साल फ्लू के प्रकोप से लड़ना पड़ता है। लोगों की मौत ज़्यादातर इबोला या स्मॉल पॉक्स जैसे इन्फेक्शियस बीमारियों से नहीं होती है, बल्कि मिसमैच बीमारियों से होती है। ऐसे कई केसेस है जहाँ हमारी लाइफस्टाइल हमारी बॉडी की ज़रूरतों से मैच नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए ओबेसिटी यानी कि मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारी। हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए हमें मारने वाली 70% से ज़्यादा कंडीशन से बचा जा सकता है। हमारे पूर्वज शिकार करते थे और खाने का जुगाड़ करते थे, जो सारा दिन एक्टिव रहा करते थे, मगर मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें आराम तलब बना दिया है। हम अपना पूरा दिन सीट पे बैठे बैठे गुजारते हैं। नेचुरल मीट और प्लांट फूड के बजाय हम चीनी से भरा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। मॉडर्न दवाइयों ने सिचुएशन को और भी खराब कर दिया है। आज हॉस्पिटल इन बीमारियों को खत्म करने के बजाय इन्हें मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब अब वक्त आता है कंक्लूजन का। तो सबसे पहले तो हमने स्किन और हेयर के बारे में जाना। स्किन की जो बाहरी परत हमें दिखती है वो पूरी की पूरी डेड सेल से बनी हुई होती है। इनर सेक्शन या फिर डर्मिस जिसमें ग्लैंड्स होते हैं जो सीवम और स्वेट यानी कि पसीना बनाते हैं। इसी लेयर में रिसेप्टर्स भी होते हैं जिससे आप चीज़ों को छू के फील कर सकते हो। होठ, हाथ की हथेलियाँ और पाँव के तलवों के अलावा हमारी पूरी बॉडी में छोटे छोटे बाल है। सेकंड हमने ब्रेन के बारे में जाना। इसमें इतनी मेमोरी होती है जो दुनिया का सारा डिजिटल कंटेंट स्टोर कर सकती है। ब्रेन आपकी एनर्जी का टोटल 1/5 ही यूज करता है। इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, सेरिब्रम और ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेन के बाकी पार्ट्स मिलकर के लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं जो कम्युनिकेशंस, इमोशंस और मूवमेंट को बैलेंस के लिए जिम्मेदार होती है। थर्ड हमने हार्ट और ब्लड के बारे में जाना। हार्ट बेसिकली एक पावरफुल पंप है, ये हमारे मरने तक काम करता है। ब्लड का मेन रोल होता है पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना। ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स में मॉलिक्यूल्स में स्टोर होता है जिन्हें हीमोग्लोबिन कहा जाता है। रेड सेल्स के अलावा ब्लड में प्लाज्मा प्लेट्स प्लेट हुई होते हैं। फोर्थ हमने लंग्स के बारे में जाना। लंग्स हर रोज तकरीबन 15,000 लीटर के करीब हवा को प्रोसेस करता है। लंग्स डायफ्राम मसल्स की मदद से हमें सांस लेने में हेल्प करता है। आज के समय में अस्थमा लंग्स के हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है जिसका कोई परमानेंट इलाज ही नहीं है और करीब 300 मिलियन से ज़्यादा लोग इस बीमारी के शिकार हैं। फिफ्थ हमने नींद के बारे में जाना। ये ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करने और हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। नींद के 4 स्टेज होते हैं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरईएम रैम। सिकार्डियन सिस्टम और होम्योस्टेसिस नींद को कंट्रोल करता है। कम सोने से मोटापा, कैंसर, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी के अलावा और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती है। सिक्स्थ हमने बीमारियों के बारे में समझा। कुछ लोग अजीबोगरीब बीमारी से मर जाते हैं जैसे स्वेटिंग सिकनेस और बोरबॉर्न वायरस। ये बीमारी लोगों को इन्फेक्ट करके अचानक से गायब हो जाती है। वायरस डिजीज का महामारी से बदलने का खतरा होता है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है और इसमें मौत होने का रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। स्मॉल पॉक्स हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन आज तक लोग अपनी अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से मिसमैच डिजीज से भी मर रहे हैं। आज भी इंसान का शरीर खुद में कई राज समेटे हुए हैं जिनके बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते। जो लोग अपनी बॉडी के बारे में ठीक से जानते नहीं हैं वो हेल्थ के बारे में खराब डिसीजन ले लेते हैं। इस समरी ने हमको बॉडी के कई राज बताए हैं। अपनी बॉडी के इन चमत्कारों को अप्रिशिएट करना सीखो जो आपको जिंदा रखे हुए हैं। ज़्यादा हेल्दी और भरपूर लाइफ जीने के लिए इस नॉलेज का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसी मोड पे ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। कोई और समरी आपको सुननी होगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।